हम यहाँ पे कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी अध्याय 1 को देख रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पे इस अध्याय का ये वीडियो पार्ट 2 है, मतलब दूसरा वीडियो है। हमने अपने पहले वीडियो में संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, वीडियो पार्ट 1 जो मतलब पहला वीडियो है इस अध्याय का, उसको ज़रूर देखिए। वहाँ पे हमने संख्याओं के बारे में अच्छे से समझाया है। क्यों, यहाँ पे देखो, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को। अब आपको भाज्य संख्या ही मालूम नहीं रहेगा तो फिर कैसे आगे चीज़ों को समझोगे, है ना। तो इसीलिए हमने अपने पहले वीडियो में केवल संख्याओं के बारे में बताया है ना, जितने संख्याएं हमको पढ़ना चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप जाके पहले पहला वीडियो देखिए, इसके बाद ही इस दूसरे वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम इस वीडियो में जो हमारे प्रश्नावली 1.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करेंगे, और साथ के साथ यहाँ पे हमारे पास एक प्रमेय है, इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रमेय है वो क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, मतलब गुणनखंडित, है ना, किया जा सकता है, तथा गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों की बात है। पहली लाइन यहाँ से आप समझिएगा, और उन बातों को हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमने बोला जैसा कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चीज़, और इसके अलावा यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो बात यहाँ पे है, और हम दोनों बातों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले आप सुनिए ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसने ये कहा है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को, अब जैसे हम भाज्य संख्या बोल रहे हैं, अब आपको भाज्य संख्या ही नहीं पता तो फिर कैसे समझोगे। इसीलिए आप पिछला वीडियो देखिए, अगर नहीं बनता तो, अगर बनता है तो आप देखिएगा इसी वीडियो को, ठीक है। पहले तो देखिए, ये बोल रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अब देखो, जब हम दूसरी भाषा बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे अभाज्य संख्या हम बोल रहे हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों नंबर्स की बात की, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। और हम अपने पिछले वीडियो में इनको अच्छे से समझा था, क्या होता है भाज्य संख्या, क्या होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखो, एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो हम एक संख्या ले लेते हैं जो कि भाज्य संख्या होगा। ये एक भाज्य संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास एक भाज्य संख्या है। हम सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसके बाद चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो ये भी साथ के साथ सीखते जाइएगा, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, जो कि इसी विधि से निकालेंगे। हमको जो दी गई संख्याएं रहेंगे उनका पहले अभाज्य गुणनखंड ही करना पड़ेगा, है ना। और ये जो यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, इसी को तो कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। तो आप ध्यान से यहाँ पे इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो करते हैं हम इसे, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, इसमें एक बच गया क्योंकि ये 5 है, और 2 दूनी 4 ही ना हुआ तो एक बचा, उसमें गया तो 10 हो गया। तो 2 पंचे 10, ठीक है। इसको 5 से आप कट करेंगे क्योंकि ये अब 5 से ही कटेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 एक कम 5, एक बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, इसमें 2 गया तो 5 25 हो गया। अब देखो, ये 5 से ही कटेगा जब तक, तो काटना है। अब ये कभी मत सोचना कि सर ये आगे आते आते 2 से भी कटेगा पुनः, नहीं। अगर यहाँ पे 2 से कटना बंद हो गया तो आगे वो कभी अब 2 से नहीं कटेगा। अगर ये 3 से कटना आगे बंद हो गया तो फिर 3 से कभी नहीं कटेगा। अगर वो 5 से कटना बंद हो गया, है ना, तो फिर वो 5 से नहीं कटेगा, फिर आगे आने वाले अभाज्य संख्या से ही कटेगा। जैसे 5 से काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है फिर आगे तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कट रहा है 11 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, ऐसे अभाज्य संख्या से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये आप अच्छे से अभाज्य गुणनखंड आप कर पाएंगे। अब इसको फिर से 5 से काटो क्योंकि ये अभी कट रहा है। तो 5 दूनी 10, इसमें 2 गया 25 हो गया, 5 25, 5 25, 5 एक कम 5। तो ये तब तक करना है जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए, ठीक। तो ये हमने अभी क्या किया, 1250 का भाज्य गुणनखंड किया। अब ये जो प्रमेय कहा था उसके अनुसार हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये बोला था कि प्रत्येक भाज्य संख्या, यहाँ तो अभी हमने एक ही भाज्य संख्या लिया, ये प्रत्येक का मतलब यहाँ पे सभी है ना, कि सभी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको करते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आपको इसको चेक करना है तो वही करना है, जो भी भाज्य संख्या आप लो उसका पहले अभाज्य गुणनखंड करो, फिर इसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। 1250 को, यहाँ जो अभाज्य संख्याएं आए हैं ना, यहाँ हमेशा अभाज्य संख्या ही आएगा, इनको आपस में गुणा करके लिख देंगे, यही बोला ही है।
यही बोला था कि किसी भी भाज्य संख्या को, यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे केवल देख रहे होंगे 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ कोई नंबर ऐसा नहीं है जो भाज्य हो, तो यहाँ हमेशा अभाज्य संख्या ही आता है। जब भी आप किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ अभाज्य संख्या ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको अभाज्य संख्या से काटते ही हैं, है ना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या है, केवल अभाज्य संख्या है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं अभाज्य। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल, मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। जब इसको हम गुणा करेंगे तो एक फल मिलेगा, है ना। तो ये बोला अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, इसको बोलेंगे। क्या बोला हमने, फल मतलब परिणाम, है ना। कोई यहाँ पे फल नहीं मिलेगा कि आपको एक फल मिल जाएगा, वो नहीं, मतलब ये है परिणाम। जैसे नहीं कहते मेहनत का फल, है ना, तो कुछ चीज़ को हासिल कर लेना, है ना। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक परिणाम मिलेगा, एक उत्तर मिलेगा, है ना। वही क्या है, अब यहाँ पे किसको सॉल्व कर रहे हो, जैसे मेहनत करके जो मिलता है उसको बोलते हैं मेहनत का फल। यहाँ पे हम इसको गुणा करके प्राप्त करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे और नंबर कौन से हैं, यहाँ पे आपने बोला कि अभाज्य संख्या है सर, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोला है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो ये अभाज्य संख्या है, इसका गुणन किया तो हमको एक परिणाम मिला जो कि यही मिलेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि किसी भी मतलब भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या, यहाँ पे भाज्य संख्या है और इधर जो नंबर्स लिखे हैं वो अभाज्य संख्या है, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक पहली बात तो यहाँ पे समझ में आ, जैसा कि हमने बोला था शुरुआत में, यहाँ पे 2 चीज़ों की बात है जो कि हमको पहली बात तो समझ में आ गया। अब दूसरा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात समझ में आएगी नहीं, फिर से सुनो। इसने बोला था किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने किया। हमने भाज्य संख्या लिया 1250, फिर इस 1250 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। है यही नंबर, आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से यही मिल जाएगा, है ना। तो हुआ ना कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब हम इस नंबर को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है, दूसरी बात, तथा गुणनखंडन, इसको जो लिखा है ना ये गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आप इसके लैंग्वेज पे मत जाइए, सुनिए मैं समझाता हूँ आपको सरल भाषा में। इसने ये बोला है, जैसे कि हमने इसका ये जो दूसरा रूप लिखा ना इस तरह, यहाँ पे क्या किया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है ये 1250 ही, बस हमने उसका रूप चेंज किया। रूप का नाम क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में सर व्यक्त किया, ठीक। अब ये बोला है कि इसका रूप हम केवल अगर क्रम पे ध्यान ना दें, देखो तो वही रहेगा। इसका रूप अगर हम क्रम पे ध्यान ना दें तो वही रहेगा, मतलब इसका दूसरा रूप और नहीं बना सकते अगर क्रम पे ध्यान ना दें तो। देखना, जैसे क्रम पे ध्यान ना देने का मतलब ये है कि हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 5 को पहले लिख दें, 2 को बाद में लिख दें, ऐसे बोला है। अब बोला है इस पर ध्यान मत दो, यहाँ पे बोला है ना आने वाले क्रम के बिना, है ना, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो ये फिक्स है, अद्वितीय है। अब देखो अगर आप ऐसे भी कर दोगे तब भी तो ये 1250 ही रहेगा, इसलिए बोला है कि क्रम पे ध्यान ना दो तब भी वही रहेगा, है ना, क्योंकि इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। क्योंकि गुणा में क्या होता है ना, आप नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे 2 को चाहे 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो, आपको परिणाम क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 6 ही मिलेगा, है ना। इसीलिए बोला है कि अगर क्रम पे ध्यान ना देना तो ये केवल लिखने का जो तरीका है वो अद्वितीय होता है, मतलब इसके अलावा और नहीं लिख सकते, या कहें कि इसमें और कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगा, ये फिक्स होता है, अद्वितीय इसीलिए बोला। अद्वितीय का मतलब फिक्स होना, उसमें चेंज ना कर पाना, है ना। तो क्रम पे ध्यान अगर ना दें तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब ये मत सोचिए कि सर हम इसका और करेंगे एक बार अभाज्य गुणनखंड, हम दूसरा नंबर लाएंगे, तो नहीं आएगा, यही बोला है ना। फिक्स होना, अद्वितीय, है ना, मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड जब करोगे तो और कोई नंबर नहीं आएगा, जो एक बार आ चुका है वही उतना ही रहेगा, ठीक, यही बोला है, इसका मतलब यही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे जो 2 बातें थे वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर सुनिएगा, हम आपको बताते हैं केवल बोल करके, ठीक है, तो उस चीज़ को आप फील करिएगा। यहाँ पे पहली बात बोला था कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ये हुआ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने 1250 को लिख दिया, जो कि 1250 यहाँ पे क्या था, भाज्य संख्या था सर, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे ये बोला है कि अगर हम इसके क्रम पे ध्यान ना देना तो केवल और केवल क्या है, अद्वितीय है, मतलब इसके अलावा और कोई यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं आएंगे, है ना, अद्वितीय और ना बना पाना, है ना, ठीक है, या उसके अभाज्य गुणनखंड में कोई और अभाज्य संख्या ना आ पाना, जितना आया उतना ही, ठीक, इसके अलावा और नहीं आएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब हम देखते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 से पहला जो एग्जाम्पल है उसको, ठीक। तो ये रहा हमारा इस अध्याय का पहला उदाहरण। यहाँ पे
इस सवाल में हमको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि गणित जब सवाल बना रहा है तो किन भाषाओं का यूज करता है ना, वो चीज़ हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, और उसको समझना कैसे होता है, हम उस भाषा को कैसे समझें, यहाँ पे हमको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इस उदाहरण को समझते हैं, फिर क्या चीज़ें हमको सीखने को मिलेगा वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। देखो अब ये भाषा यूज करने लगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। अब जैसे ही इस तरह की भाषा बोलता है तो आपको क्या तुरंत समझ जाना चाहिए, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। अब n क्यों लिखा, प्राकृत संख्या यहाँ पे क्यों नहीं लिख दिया, 1 लिख देता, 2 लिख देता, 5 लिख देता, बहुत सारे प्राकृत संख्या हैं, इसीलिए तो नहीं लिखा। हमने अभी क्या बोला, बहुत सारे प्राकृत संख्या हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो बोला है ना कि जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, यहाँ पे आप किसी भी प्राकृत संख्या के बारे में सोच सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक, आगे देखो फिर समझेंगे और अच्छे से। जांच कीजिए कि क्या n का मतलब प्राकृत संख्या का कोई ऐसा मान है, क्योंकि अब हमारे पास तो बहुत सारे प्राकृत संख्या है ना, तो कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब समझिए, अब इस लैंग्वेज पे मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए कि क्या पूछा है। देखो ये पूछा है कि यहाँ पे 4 की पावर n लिखा है, मतलब n क्या है यहाँ पे, अभी बोला था ना जहाँ n एक प्राकृत संख्या है ना, मतलब अब आपको बोलना है कि n एक प्राकृत संख्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो 4 की पावर n है ना, तो n के जगह पे, अब प्राकृत संख्या देखना क्या होते हैं, आपको हमने बताया था इससे पहले, प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक होता है ना। तो ये कह रहा है कि n के जगह पे आप कोई भी प्राकृत संख्या लेके इसे हल करो। समझिए कि फिर से ये क्या कह रहा है ये सवाल, जैसे 4 की पावर n लिखा है ना, तो ये कह रहा है कि n के जगह पे आप कोई भी प्राकृत संख्या यहाँ पे रख के उसे हल करो और बताओ हल करने से क्या ऐसा कोई नंबर, कोई संख्या मिलेगा कि जो 0 पे समाप्त हो। मतलब कि जैसे कोई नंबर अगर मिलता है, मान लो ये नंबर मिला, तो ये कह रहा है कि लास्ट में 0 आना चाहिए। कब, जब हम यहाँ पे n का मान मतलब प्राकृत संख्या ले करके रखें, तो हल करने से क्या ऐसा कोई नंबर मिलेगा, जैसे मान लो ये नंबर है, ये देखो 0 पे समाप्त है ना, ये नंबर मतलब ये संख्या 0 पे समाप्त है ना। तो ये यही कह रहा है कि आप देखो, अब हमारे पास तो बहुत सारे प्राकृत संख्या है ना, अब आपके मन में उठता होगा कि सर चलो 4 की पावर हम 10 ले लेते हैं, मतलब n बराबर 10, मतलब प्राकृत संख्या हम 10 ले लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो मिल जाएगा 0, है ना। देखो इसको सोल्व करने से कोई संख्या मिलेगा ना, जैसे देखना, अगर मान लो हमारे पास 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमको एक नंबर मिलेगा जो कि नंबर है 64। तो ऐसे ही जैसे 64 मिला तो 0 पे तो समाप्त नहीं हुआ ना ये, है ना। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे तो कोई नंबर मिलेगा, तो क्या 0 पे समाप्त होगा, है ना, ये हमको चेक करना है। ठीक, तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है ना, सबसे पहले रफ कार में उसे समझते हैं, फिर आप खुद बता पाएंगे कि 0 पे समाप्त होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे, तो देखिए हम यहाँ पे कुछ संख्या लिखे हैं, ये हम खुद से सवाल बनाए हैं कि चलो इसको चेक करते हैं कि 64 की पावर n, मतलब 64 लिखा है और उसमें n का मान रख के देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, है ना, कि क्या इसको हल करने से जो संख्या मिलेगा वो 0 पे समाप्त होगा। फिर इससे भी बड़ा हमने नंबर लिया, 3528 की पावर n कर दिया, है ना, कि इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ऐसा संख्या हमको मिलेगा कि उसके लास्ट में 0 हो, है ना। देखो वीडियो लंबा हो जाता है पर हम सवालों को ऐसे बताना चाहते हैं कि आप समझ के पढ़ो, है ना, समझ के पढ़ो, और कुछ एग्जाम्पल एक से ज़्यादा हो जाए तो और अच्छे से समझ में आ जाते हैं, है ना। तो वीडियो लंबा हो जाए इससे टेंशन नहीं लेना है आपको, एक बार आप अच्छे से समझ लो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। पढ़ाई का मतलब ही यही होता है, समझ के पढ़ना। ठीक, तो देखो, तो हम क्या करते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, n का मान तो बाद में लेंगे, वो समझ में आ जाएगा आपको, पहले इसको देखो। देखो ये 64 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और फिर से 16 बार में कट जाएगा, और ये 8 बार में, और ये 2 चौको, और ये 2 दूनी, और ये 2 एकम। साथ के साथ हम इसका भी कर लेते हैं 3528 का। अभी ये हल नहीं कर रहे हैं इसका, हम समझ रहे हैं
कि 4 की पावर n, मतलब n के जो है कोई प्राकृतिक संख्या लेके जब हम हल करेंगे कोई संख्या मिलेगा, क्या जीरो पे समाप्त होगा कि नहीं, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है ये देखना। ठीक है, इसको देखो, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, और यहाँ पे देखो 2 एकम 2 हुआ, एक इसमें गया, 2 सत्ते 14 हुए, एक इसमें गया, 2 छक्का 12 हो गया। ठीक है, फिर ये 2 चौको 8, फिर से करो इसको, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर से करो, यहाँ से हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखो ये विषम संख्या हो गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करें, इसको जोड़ के देखें, 4 4 8 1 9, 9 आया, जो कि 3 के पहाड़ में आता है 9, इसलिए ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, फिर से जोड़ के देखो, 7 4 11 1 12, अभी भी ये 3 से कटेगा, क्योंकि 12 आया ना इनका योग। अगर इनका योग 3 के पहाड़े वाला नंबर आता है तो 3 से कटेगा, है ना। तो 3 से करो, 3 चौको 12, 3 9 27। अब देखो 9 4 13 हो जाएगा, और ये 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से अब नहीं कटेगा। ठीक है ना। अब इसके लास्ट में 5 भी नहीं है कि 3 के बाद अब हम 5 से काटें, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। अगली अभाज्य संख्या क्या आता है 5 के बाद, तो आप कहेंगे 7, तो ये 7 से कटेगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 49 आता है, तो 7 7 49, 7 एकम 7। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ सीखने को हमको मिला, जैसे देखो इनके लास्ट में 0 है क्या, ये जो नंबर हमने लिया है इनके लास्ट में 0 है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, अभी देखो n को अभी छोड़ो, n को अभी छोड़ो, अब हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसके लास्ट में 0 हो। ठीक, ध्यान से समझना आप, यहाँ देखना, 2 का पहाड़ा से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। इसके बाद ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। ठीक, ये चीज़ें आपको आता है। सर एक और 0 वाला नंबर लीजिए, है ना। तो देखो हम एक और ऐसा नंबर लेते हैं जिसके लास्ट में 0 हो, तो मान लो हम 250 ले लेते हैं। ठीक है, इसको करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इसमें गया, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25, 5 एकम 5। सर और नंबर लीजिए 0 वाला। देखो अभी हम 0 वाला इतने नंबर क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आ गया। देखो एक नंबर और ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं 1000। ठीक, इसको करते हैं 2 से, 2 पंचे 10 और फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर से 5 दूनी 10 और 5 25, 5 25, 5 एकम 5। सर एक नंबर और लीजिए, बस ये लास्ट है। ठीक है, देखते जाना आप। तो हम एक नंबर ले लेते हैं 180। ठीक है, क्या ले लिया हमने 180। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अभाज्य गुणनखंड। तो इसको 2 से अभी काटो, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 0 0 और ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। आप चीज़ों को समझो, अब चीज़ों को समझो। ठीक है ना। यहाँ पे इस नंबर में देखो क्या क्या अभाज्य संख्याएं हैं, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। तो यहाँ से आपने देखा कि जिस संख्या के लास्ट में 0 था, जिस संख्या के लास्ट में 0 था उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो आया ही है। देख लो, जिस संख्या के लास्ट में 0 था उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो आया ही है, भले ही एक बार आया है। 3 को छोड़ो, 2 और 5 पे ध्यान दो। अभी बताता हूँ क्यों 2 और 5 पे ध्यान देना है। इस संख्या के लास्ट में 0 था तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो आया ही है, चाहे 1 आए 5 या 1 से ज़्यादा आए, उससे नहीं, 1 2 1 5 आना चाहिए। ठीक है, क्यों, इसमें भी देख लिया आपने, है ना। अब देखो जिसमें 0 नहीं था, जिस संख्या में 0 नहीं था, जैसे इस संख्या में 0 नहीं था ना, लास्ट में था क्या, नहीं था, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखो 2 तो आया है पर 5 आया है क्या, 2 तो आया है पर 5 आया है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर। इस संख्या में देखो, इसमें तो केवल 2 बस आया है, मतलब इसमें भी 5 नहीं आया है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, तो यहाँ से ध्यान देना, मैं आप क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है ना, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है ना, तो जब आप उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 तो आएगा ही, चाहे 1 आए 2, 1 5 या 1 से ज़्यादा हो जाए, पर आएगा ज़रूर। कब, जब किसी संख्या के लास्ट में 0 हो और जब आप उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 और 1 5 तो रहेगा ही। सर क्यों, वो इसलिए क्योंकि 0 बनाने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है। क्या बोला हमने, आप ध्यान से सुनिएगा कि 0 बनाने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है। 2 और 5 मिल करके ही 0 बनाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके। 2 और 5 का जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 0 नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे आप अभाज्य गुणनखंड देख रहे हो तो तब की बात है। अब आप ये मत कहना कि सर 5 और 5 मिला देंगे तो बन तो जाता है 10,
यहाँ पे मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनको आपस में क्या करोगे, गुणा ना, ठीक है। तो गुणा की बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब गुणा करते हैं ना, तो जिस भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड लिखा है, मान लो यहाँ पे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखा है, ठीक है ये, तो अगर इसमें आप देखें तो 2 और 5 अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या का जब हम गुणा करेंगे ना तो लास्ट में 0 तो आएगा ही, चाहे जो संख्या रहे। तो ये हो जाएगा 5 × 15 दूना 30, मतलब 30। ये तो देखो लास्ट में 0 आया है ना, क्योंकि 30 के ये अभाज्य गुणनखंड है ना, और 30 के अभाज्य गुणनखंड ये जो है इसमें 2 और 5 आया है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा ही। मतलब कि 0 वाले नंबर का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 एक तो रहेंगे ही, ठीक, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या समझा, तो यहाँ से आपने ये समझा कि अगर कोई संख्या है और उस संख्या के लास्ट में 0 है, तो जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1, 2 और 1, 5 तो आएगा ही। फिर से सुनिए, हमने क्या बोला कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, है ना, यहाँ पे जो है ना उसके अभाज्य गुणनखंड में जो यहाँ पे अभाज्य संख्या आते हैं तो कम से कम 1, 2 और 1, 5 तो रहेगा ही, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिला। और यहाँ पे ध्यान दो, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 नहीं, ध्यान से सुनना एक बात और, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 नहीं है तो आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आ जाएगा, है ना, या 5 आ जाएगा, दोनों मतलब नहीं रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। दोनों किस केस में रहेंगे, जब लास्ट में किसी संख्या के 0 हो ना, उसका अभाज्य गुणनखंड जब करोगे तो 2 और 5 कम से कम एक बार तो रहेंगे ही, ठीक है। लेकिन जिस संख्या के लास्ट में 0 नहीं है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ जाएगा, हो सकता है 2 आ जाए लेकिन 5 नहीं आएगा, हो सकता है 5 आ जाए लेकिन 2 नहीं आएगा, है ना। किसमें, जिस संख्या के लास्ट में 0 नहीं होगा ना उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। अब देख लो 64 के ही देख लो, इसमें 2 तो आ गया पर 5 नहीं आया। सर 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें लास्ट में 0 नहीं था। इसमें देखो 3 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, लेकिन क्या नहीं आया, 5 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं था। सर उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर सुनो, जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा जब आप उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1, 2 और 1, 5 तो रहेगा ही। और जिस संख्या के लास्ट में 0 नहीं होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 बस आ जाएगा और कोई नंबर आएंगे 2 के साथ, जैसे यहाँ देखो 2 के साथ 3, 7 आया, लेकिन 5 नहीं आएगा। मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, 2 और 5। किसमें, जिस संख्या के लास्ट में 0 नहीं होगा उसमें। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो, अब यहाँ से मेन निष्कर्ष क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो याद रखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 और 5 मिल करके ही 0 बनाते हैं, ठीक है। क्या ऐसा इसलिए होता है कि 0 वाले में 2, 5 आता है, क्योंकि 0 बनता ही है 2 और 5 का गुणा होके, है ना। और 0 बनाने के लिए 1, 2 और 1, 5 ही काफ़ी है ना। तो कम से कम इसीलिए बोलते थे कि कम से कम 1, 2 और 1, 5 रहेगा ही, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो उसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से एकदम समझ के रखिएगा, ठीक है ना, कि कैसे, मतलब कि ये क्या होता है ऐसे, है ना। अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, 1250 को क्या लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर इसको गुणन के रूप में, अभी एक जो प्रमेय इससे पहले पढ़े थे उसी प्रमेय के अनुसार मैं 1250 को ऐसे लिख सकता हूँ। 1250 को हम उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। और इसका एक तरीका होता है, अब इसको हम हटाते हैं। देखो ये तो समझ में आया ना, 1250 के जो अभाज्य गुणनखंड था उसको हमने उसके गुणनफल के रूप में लिख दिया। यहाँ पे हम इसे इरेज करते हैं और इसी चीज़ को और समझते हैं। देखो यहाँ पे इनको लिखने का तरीका एक और है कि 2 यहाँ पे कितने बार है, सर 1 बार, तो 1 घात कर दो। 5 यहाँ पे कितने बार है, आप कहेंगे सर 5 जो है यहाँ पे 4 बार है, तो ऐसे कर दो, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हैं सर, देखो इसको हम लिख सकते हैं 180 को 2 यहाँ पे कितने बार है, आप कहेंगे सर 2 बार। 3 कितने बार है, आप कहेंगे सर 2 बार। 5 कितने बार है, आप कहेंगे सर 1 बार, ठीक। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। यहाँ पे देखो 2 कितने बार है, तो आप कहेंगे 6 बार है, इसलिए 2 की पावर 6। हम 250 को क्या लिख सकते हैं, 2 आया है 1 बार और 5 आया है 3 बार, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। हम यहाँ पे 3528 को क्या लिख सकते हैं, 3528 को हम लिख सकते हैं 2 यहाँ पे आया है 3 बार, 3 आया है 2 बार और 7 आया है 2 बार, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम 1000 को कैसे लिख सकते हैं, हम 1000 को लिख सकते हैं 2 आया है 3 बार और 5 आया है 3 बार, ठीक। आप ध्यान से समझना, ठीक। हम इसके पावर को अब समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों लिखा है ना।
तो यहाँ से समझ में आपको आएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड जो था उनको हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी जो हमने इस पावर के रूप में लिख लिया है वहाँ से बाकी की चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये काम किस तरह से कर रहा है। जैसे यहाँ पे 64 की पावर n है ना। और अभी आपने देखा कि हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं। आपने देखा कि नहीं, ठीक है। तो देखो हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखिए ना। देखो हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, लिख दिए। अभी तो हमने 64 को बस लिखा ना, और इसके ऊपर क्या है n, तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर n लगा देते हैं, लगा दिया, ठीक। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n। मतलब ये हुआ कि किसी नंबर के यहाँ पे घात के ऊपर घात हो, तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे है 2 की पावर 5 की पावर 3, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 की पावर 5 यानी 15। और 2 की पावर 15 का क्या मतलब हुआ, 2 की पावर 15 का मतलब ये हुआ कि 2 को हम आपस में ऐसे ही 15 बार लिख देंगे, है ना। ये ऐसे ही था ना, 2 आपस में 6 बार गुणा होकर लिखा था तो हमने 6 कर दिया था, है ना। तो इसका उल्टा यही 2 की पावर 6 लिखा है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 6 बार लिखना है ना। अब 2 की पावर 15 लिखा है, इसका मतलब 2 को हम ऐसे 15 बार लिखेंगे आपस में गुणा करके, यही ना हुआ, ठीक है। अब आगे देखो, इसको जब इस सूत्र से ओपन करेंगे तो ये किस तरह से होगा, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 6 गुणे n, 2 की पावर 6 गुणे n, ऐसे ही लिखोगे ना इसको। जब कोष्ठक हटाओगे तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है इस कंसेप्ट से, है ना। ये याद रखो, मान लो इसको याद नहीं भी रखना है तो आप ये याद रखो कि जब भी घात के ऊपर घात होता है ना, तो जब उसको सॉल्व किया जाता है तो आपस में घातों का गुणा हो जाता है। देखो यहाँ पे इस संख्या के घात के ऊपर घात था, इसको जब ओपन करोगे, खोलोगे, कोष्ठक हटाओगे तो 2 तो रहेगा ही, साथ के साथ यहाँ पे घातों का गुणा हो जाएगा। ये बस इतना सा बात समझ में आया कि नहीं आया होगा। अब देखो ये सवाल ऐसे था जैसे ये है कि नहीं, 4 की पावर n था, हमने यहाँ पे क्या देखा 64 की पावर n, इससे भी बड़ा सवाल हमने समझा, है ना। अब देखो हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ये कैसे, अभी आपने यहाँ पे समझा था कैसे आया था ये सारी चीज़ें, है ना। और इसके ऊपर n है तो n लगा दिए, फिर इसको ओपन कर दिए इससे, है ना, कि घातों का यहाँ पे गुणा हो गया, ये हो गया, ठीक। अब देखो n का मान अब लेते जाओ, n का मान अब लेते जाओ, जैसा कि इसने कहा था जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या, n का मान लेते जाओ और चेक करते जाओ, है ना। अब क्या चेक करना है देखना, जैसे मान लो जब हम n का मान लेंगे, मान लो 1 ले लो, 2 ले लो, 1000 ले लो, करोड़ ले लो, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, ठीक है। तो करोड़ ले लो चाहे तो, 8 जीरो कर दिए क्या, 2 4 6 नहीं 7 ही है, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, ठीक है। देखो तो आप यहाँ पे n के जगह पे कोई भी नंबर ले लो, उसका तो 6 के साथ गुणा होगा ना, 6 के साथ गुणा होगा। और जब 6 के साथ गुणा होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो हम यहाँ n के जगह पे 1000 ले लेते हैं, कितना 1000। और जब हम यहाँ पे n की जगह 1000 लेंगे, ये हो गया 1000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 रहेगा और 6 कम 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6000, कितना हो जाएगा 6000। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बताओ, 2 की पावर 6 का क्या मतलब है। आप बोलेंगे सर 2 को 6 बार आपस में गुणा करना, है ना। इसका क्या मतलब है बताओ, आप कहेंगे सर 2 को आपस में ही 2 2 2 गुणे करके 15 बार ऐसे लिखना, है ना। इसका क्या मतलब है इसको बताओ, आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 को ऐसे ही 19 बार लिखना। ये बात समझ में आया, हाँ तो ठीक है। यहाँ देखो इसका क्या मतलब है, आप कहेंगे सर 2 को आपस में ही 6000 बार ऐसे गुणा में करके लिखना। अब 2 को आपस में ही, ध्यान देना, 2 को आपस में ही आप ऐसे कितने बार, 6000 बार लिखो या 6 लाख बार लिखो, ऐसे लिखते जाओगे तो जो संख्या आपको मिलेगा, यहाँ पे गुणा करोगे जब इसको 6000 बार उसको, तो कोई संख्या मिलेगा, है ना। जैसे 2 को आपस में 6 बार गुणा करके जब लिखोगे उसको गुणा करोगे तो 64 आता है। देखो 2 को ऐसे कितने बार, 6 बार, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करो क्या मिलेगा आपको 64। तो यहाँ पे भी तो कोई नंबर मिलेगा ना, कोई नंबर तो मिलेगा। तो क्या उस नंबर के लास्ट में 0 होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ किसको आपस में गुणा किया जा रहा है, आप कहेंगे सर 2 बस को, और अगर आप 2 बस को गुणा कर रहे हो तो 0 बनेगा ही नहीं। अभी इससे पहले यही तो समझा था। क्यों, क्योंकि अगर इसमें कहीं पे बीच में 5 होता तब 0 बनता, और 5 इसमें है नहीं, है ना, इसलिए 0 बनेगा नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि n के ऐसे में तो सर n की जगह पे कोई भी नंबर ले लेंगे, 7 करोड़ भी ले लें यहाँ पे अगर सॉरी
यहाँ पे अगर हम 1 करोड़, हाँ 7 करोड़ भी ले सकते हो, यहाँ पे अगर हम 1 करोड़ भी रख दें तो यहाँ पे 6 करोड़ हो जाएगा, 6 एकम 6 करोड़ हो जाएगा। कितना? 6 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को आपस में ही 6 करोड़ बार गुणा करके लिखना। अब आप 2 बस को चाहे जितने बार लिख लो आपस में गुणा करके, जीरो तो बनेगा ही नहीं, है ना? क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पे आप समझो, इस नंबर में 0 है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 भी आया था, है ना? 2 और 5 आया था। आप इसको देखो कहाँ गया जिसमें 0 नहीं था, ये देखो इसमें, इस नंबर में देखो, इसके लास्ट में 0 नहीं था। था क्या? नहीं था। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया? 2 की पावर 3, मतलब 2 आया, 3 आया, 7 आया। पावर से क्या मतलब? पावर तो ये बताता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है 3 बार आया है, 3 जो है 2 बार आया है, 7 जो है 2 बार आया है, पर 5 तो 1 बार भी नहीं आया है ना। 5 क्यों नहीं आया है? क्योंकि इसमें 0 नहीं है ना। 0 होता तो 5 आ जाता, है ना? तो यहाँ से आपने क्या समझा कि 64 की पावर n, मतलब n की जगह पे हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें, 0 कभी ला के नहीं देगा। आपने यहाँ पे यही ना समझा कि n के जगह पे यहाँ पे हम कोई भी नंबर ला के रख दें, 0 कभी ला के नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 64 के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2 आता है, केवल 2 आया ना। इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या क्या है? 2। 5 नहीं आता है, इसलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 64 की पावर n मतलब 0 पे समाप्त हो, है ना? ऐसे ही इसको देखो, देखो इसी नंबर का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए थे तो हमको ये जो नंबर मिले हैं वही है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, 3528 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो प्रमेय पढ़ा है उसमें सीखा था कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल ही तो रूप है इसका, है ना? तो हम 3528 को लिख सकते हैं। देखो 3528 की जगह पे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, और इसके पावर है यहाँ पे n। तो ये कोष्टक करके ही करना, है ना? क्योंकि पूरा नंबर का ना n था, तो ऐसे ये पूरा नंबर मिलके ही तो 3528 बनाएंगे ना, इसलिए पूरे का n लगाना है। अगर आप कोष्टक नहीं लगाओगे तो 2 बस में लग जाएगा, हो गया ना, है ना? तो ऐसे नहीं करना। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा रहता है, एक सूत्र और होता है, अगर कोई नंबर है अंदर और उसका पावर है n, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मान लो मल्टीप्लाई है, गुणा है, जब हम इसको ओपन करते हैं ना तो n का गुणा इसके घात में भी होता है और इसके घात में भी होता है। मतलब ये हो जाएगा a की पावर n इंटू b की पावर n हो जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपने केवल ये सीखा कि मतलब ये हुआ ना सर कि इस n का जब हम इसको हटाएंगे कोष्टक, तो इस n का गुणा इस 3 के साथ होगा, इस n का गुणा इस 2 के साथ होगा, इस n का गुणा इस 2 के साथ होगा। याद रखना, जो घात होता है तो घात के साथ ही गुणा होता है, ये नीचे वाले नंबर के साथ नहीं होता है, आधार के साथ नहीं होता, घात के साथ। ये बात याद रहेगा कि जो घात होता है ना, जब इसको ओपन करते हैं तो घातों के साथ इसका गुणा होता है, नीचे वाले नंबर के साथ नहीं, ठीक है? तो इसको जब ओपन करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 के साथ n का गुणा हो जाएगा तो 3 इंटू n हो जाएगा, फिर इंटू 3 2 इंटू n हो जाएगा, इस n का इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी 7 2 इंटू n, ऐसा हो जाएगा, है ना? अब देखो, अब आप n के जगह पे कोई भी मान ले लो, प्राकृतिक संख्या में से n के जगह पे कोई भी मान ले लो। आप यहाँ पे मान लो आप n के जगह पे 10 ले रहे हो, मतलब प्राकृतिक संख्या आप 10 ले रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30। देखो यहाँ 10 लोगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, यहाँ 10 लोगे 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ 10 लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 हो जाएगा, है ना? अब देखो इसका क्या मतलब है, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो कोई संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? इसको जब गुणा करोगे आपस में तो कोई संख्या यहाँ मिलेगा। तो क्या ये 0 पे समाप्त होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 की घात तो कुछ नहीं, मतलब 5 आया ही नहीं, तो 5 की घात रहेगा कहाँ से? क्यों नहीं होगा 0 पे समाप्त? क्योंकि इसमें 5 आया ही नहीं। अब आप ये मत सोचना कि सर इसमें 0 है तो आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो नहीं। इसका मतलब तो ये है ना कि 2 को 30 बार ऐसे आपस में गुणा करके लिखना। देखो कितना क्या है, 2 को ऐसे ही 30 बार गुणा करके लिखना। फिर 3 के पावर 20 का मतलब क्या है, 3 को ऐसे ही इसी में 20 बार ऐसे गुणा करके लिखना। 7 के पावर ऐसे ही 20 बार गुणा करके लिखना, है ना? इसका मतलब तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे इस अभाज्य गुणनखंड में क्या 5 आपको दिख रहा है कहीं पे? तो आप कहेंगे नहीं। और अगर 5 एक भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, है ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह 0 मतलब बनता है, और इस तरह के सवाल को हम कैसे किसी स्टेप से हल करके समझ पाएंगे कि 0 मतलब क्यों नहीं आएगा, है ना? तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके अगर एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन तो आपको कैसे सॉल्व करना। देखो अभी तक हम जो यहाँ पे सीख रहे थे ये केवल रफ कर था,
है ना। यहाँ पे केवल आपको ये दिखाना चाहता था कि जीरो बनता कैसे, उस कंसेप्ट को आप समझ पाएँ, ठीक है। तो आपने वैसे तो समझा होगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है तो उसका भाज्य गुणनखंड में 1 2 और 1 5 तो आएगा ही, ज़्यादा आ जाए उससे लेना देना नहीं है, पर 1 तो आना ही चाहिए अगर लास्ट में जीरो है तो। और अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो नहीं है और उसका भाज्य गुणनखंड करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसके भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं रहेंगे, ठीक। मतलब 2 रह सकता है पर 5 नहीं रहेगा, 5 रह सकता है पर 2 नहीं रहेगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक। अब देखो हम इसको हल कैसे करेंगे, उसी तरीके से हम इसे हल करेंगे। तो हम 4 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, देखो 4 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लो तो क्या करोगे, 2 गुणे 2 गुणे, है ना, ये ऐसे 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। अब देखो 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या क्या आया, 2 बस, 5 आया क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं आया। और अगर 5 नहीं आया मतलब इसको चाहे n का मतलब क्या है, देखो 4 का पावर n था ना, मतलब इन दोनों का पावर क्या है, n है, इसका मतलब यही है ना। अब n अगर ले रहे हो यहाँ पे ना, n अगर कुछ भी ले रहे हो, मान लो 2 ले रहे हो तो इनकी घात को आप बढ़ा रहे हो, 5 नहीं ला पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी घातों को आप बढ़ा रहे हो। कैसे सर, जैसे यहाँ पे इसकी घात कितना है 1, इसकी घात भी 1 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 यहाँ 2 बार है तो 2 कर लो, है ना, इससे आसान होगा समझना, ठीक है। ऐसे इसका और इसका मतलब तो सेम ही है ना, देखो। तो अब यहाँ पे जब n है और n को आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप इसको बढ़ा रहे हो, है ना। अगर यहाँ n बराबर 1 ले रहे हो तो इस 2 की घात को आप 1 गुना बढ़ा रहे हो। आप यहाँ 2 ले रहे हो, इसको आप 2 गुना बढ़ा रहे हो, इसकी घात को 2 गुना बढ़ा रहे हो। अगर आप 3 ले रहे हो तो यहाँ पे इसकी घात को आप 3 गुना बढ़ा रहे हो, तो आप बढ़ा किसको रहे हो, उसी को घात को। अब देखो 3 गुना क्यों बढ़ा रहे हो, देखो क्योंकि यहाँ जो नंबर लोगे इसके साथ गुणा ना होगा, है ना, तो गुणा होगा मतलब उतने गुना बढ़ जाएगा ये 2। जैसे 10 ले रहे हो तो ये 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ 100 ले रहे हो तो 2 जो है 100 गुना बढ़ जाएगा, है ना, मतलब 200 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ पाए हैं कि यहाँ पे केवल ये बढ़ रहा है, इसी की संख्या बढ़ रही है, इसमें 5 नहीं आएगा, है ना। मतलब अगर आप प्राकृतिक संख्या 100 भी ले रहे हो ना, 200 मान लो ले लो, तो आप इसका मतलब आपने ये किया कि यहाँ पे आपने 200 ले लिया, n बराबर 200 लिया ना, इसको सोल्व करोगे, इसका मतलब इसका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे सोल्व करने का क्या मतलब है, ये इस जीरो को देख के ये ना कहना कि सर जीरो खत्म हो जाएगा, मतलब कि इसको सोल्व करेंगे तो जीरो पे आएगा, नहीं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 2 को आप ऐसे ही आपस में कितने बार, आप कहेंगे सर 400 बार गुणा करेंगे, तो आप इस 2 को चाहे जितने बार गुणा कर लो, जीरो बना के कभी नहीं देगा। मतलब ऐसा जो नंबर मिलेगा यहाँ पे वो जीरो वाला नंबर कभी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया, है ना। और अगर एक भी 5 होता ना तो जरूर जीरो पे खत्म होता, पर यहाँ पे हमने देखा कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 आया है, इसलिए जीरो पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसी चीज़ को जो यहाँ पे हम समझ पाए हैं, उसी को एग्जाम में लिखना है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर लिख के और हिंदी में यहाँ पे उस चीज़ को लिख के दिखाना है, ठीक है। देखो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2n, है ना, n का 2 में गुणा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ 4 के अभाज्य गुणनखंड में, 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 है, केवल अभाज्य संख्या 2 है, 5 नहीं है, है ना। अभाज्य संख्या 5 नहीं है, अभाज्य संख्या 5 नहीं है, ये 5 है, अच्छे से थोड़ा बना लीजिए, 5 नहीं है, है ना। इसलिए n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए संख्याओं 4 की पावर n, यहाँ पे आप प्राकृत संख्या भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना कि प्राकृत संख्या n के किसी मान के लिए संख्याओं 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरह से आपको अगर एग्जाम में आता है, ये 2 नंबर या 3 नंबर का आएगा, और इस तरह से लिखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बस इसके कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो इतना लंबा हो गया कि हम अब इस वीडियो में और एग्जाम्पल नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो इतना लंबा हो गया। आप इसी को
आप जो भी पढ़ो ना पहले उसको अच्छे से समझा करो, ठीक। आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, आप पहले उस चीज़ को समझो जो आप पढ़ रहे हो। ये नहीं कि हमको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, आपको यही समझ में नहीं है, आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, है ना। तो पहले इस चीज़ को अच्छे से समझो। देखो इतनी छोटी चीज़ को मैं चाहता तो ऐसे लिखा देता बस 2 मिनट में, फिर अगला क्वेश्चन करता, पर नहीं, हमने आपको समझाया ताकि आपको इसको समझने में और लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये लिखना आसान है, आपको लगता होगा सर ये हिंदी जो लिखते हैं ना मेरे को नहीं आता, तो आपने समझा क्या है, उसी चीज़ को तो यहाँ पे लिखा है हमने कि 4 की पावर यानी यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा दो कि इसका भाज्य गुणनखंड जब हमने किया तो इसमें 2 बस आया, 5 तो आया ही नहीं, वही तो लिखा है हमने। और हम जान चुके हैं इससे पहले कि जब तक 2 और 5 दोनों नहीं आएंगे किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में तो 0 होगा ही नहीं, मतलब वो संख्या 0 पे ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखा है हमने कि यहाँ 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 है। आप देख सकते हैं 4 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो केवल संख्या 2। आप कहेंगे ये सर ये पावर में क्या है? अरे पावर का मतलब ये है कि 2 ही आ रहा है, अब जितने बार आ रहा हो, है ना। आप यहाँ पे इसको n भी लगा के दिखा सकते हो ऐसे, है ना, कि यहाँ 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 आया है, ज़्यादा बार आया है, n का मतलब यहाँ पे ज़्यादा बार आया है ना, 1 से ज़्यादा बार। आप ये ना लिखो तो भी अच्छा है क्योंकि 2 बस तो है इसके अभाज्य गुणनखंड में और कोई नंबर आई नहीं। तो यहाँ लिखे हैं कि यहाँ 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 है, अभाज्य संख्या 5 नहीं, है ना। इसलिए प्राकृतिक संख्या n के, है ना, किसी मान के लिए, मतलब कोई भी आप यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ले लो, वो तो 2 का ना यहाँ पे नंबर बढ़ेगा। अगर यहाँ 10 लेते हो तो 10 दूना 20 बार 2 को गुणा करोगे तब भी तो नहीं आएगा ना 0। 100 लेते हो तो 100 दूना 200, 200 इसकी घात अगर करते हो, 2 की घात तो ना 200 कर रहे हो। अगर n का मान यहाँ ले रहे हो तो इसकी घात बढ़ा रहे हो, ये नहीं कि 2 को गुणा कर रहे हो, नहीं, इसकी घात जो है 2 ना उसको बढ़ा रहे हो, है ना, n का मान ले लेके। तो 2 की संख्या आप बढ़ाते जाओ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना बढ़ा लोगे, जितना घात आप लेते जाओगे बड़ी नंबर उतनी घात उसकी बढ़ती जाए, मतलब उतनी बार 2 को अधिक बार गुणा करोगे। तो 2 बस को करने से क्या होगा, नहीं मिलेगा 0 जब तक 5 नहीं आएगा, और 5 नहीं आया है ना, ठीक है। तो वही प्राकृतिक संख्या n के किसी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, है ना, प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए संख्याओं 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो और एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया इसको समझाने के चक्कर में, ठीक है, और है तो सॉल्यूशन बस ये 3 लाइन का, है ना। बाकी आपको अच्छे समझ में आया होगा और ये चीज़ें आप ऐसे ही पढ़ा करो ताकि आप जब कभी पढ़ाओ किसी को तो अच्छे से पढ़ा पाओ, है ना। अब आपको कोई पूछ ही देगा, आप पढ़ा रहे हो और आप ये नहीं बता पा रहे हो कि 0 बनता कैसे, किसी भी नंबर का जब आपस में गुणा करने से, मतलब कि 0 बनता कैसे, जोड़ घटाने में तो आ जाएगा ना, 5 5 को जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा, पर वो नहीं चीज़ है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट था, है ना। इनको हम यहाँ पे ऐसे ही समझा सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो। और देखिए यहाँ पे अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा तैयार होकर आइएगा कि जो हमारे एग्जाम्पल है ना उनको हम यहाँ पे उन सवालों में हमसे पूछा है, जो हमारा अगला एग्जाम्पल है उनमें हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है सर, जो ये कर रहे हो ना यही होता है आपका अभाज्य गुणनखंड। तो ये सीख के आना है, ठीक है, कुछ नंबर्स के साथ प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ठीक, तो ताकि वहाँ पे समझना आपके लिए आसान हो, ठीक। तो उम्मीद है आप ये चीज़ करके आएंगे और फिर हम अपने अगले वीडियो में और बढ़िया कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।